नमस्कार जी। नमस्कार सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रमुख, शिक्षा जगत के गणमान्य विशेषज्ञ तथा मीडिया के सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से इस पोस्ट बजट वेबिनार मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया के पश्चात स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की एक लंबी श्रृंखला जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जीएसटी एक्ट, रेगुलेटरी चेंजेस से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार हुआ। कोविड के दौरान भारत सरकार और उद्योगों ने मिलकर सुधारों की गति को और तेज कर दिया गया। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप बिजनेस को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर अर्थव्यवस्था पुनः बन गया। वर्ष 2022-23 का बजट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को और तेज गति देने का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश जहां एक ओर मांग को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ने के कारण हमारी इंडस्ट्री अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इंडिया एट 100 की कल्पना के अनुसार सनराइज सेक्टर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, शिक्षा एवं स्किल की गुणवत्ता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस आदि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज की वेबिनार में उद्योगों के प्रमुख लोग हमारे साथ हैं। हमारा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन को और अधिक परिणाम मूलक और प्रभावशाली बनाने के लिए आज का विचार विमर्श अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हमें मार्गदर्शन देने और आशीर्वचन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारे नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं तो जरा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं, कभी भी स्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या कोई पॉजिटिव बातें हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं? अवसर को हम ढूंढ पाते हैं क्या?
आप देखिए, जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी हो, नौजवान हो, जिस देश के लोगों की टैलेंट के विषय में दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क न हो, आवश्यकता के अनुसार स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और दुनिया आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ बहुत आग्रह और आशा भरी नजर से देख रही है। यानी अपने आप में ये ऐसा संपुट है, एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख सकते हैं। उसके साथ साथ अथाह प्राकृतिक संपदा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो। हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके सोचना, दूसरा भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े। ये तो हम कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम इस दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए। साथ साथ हमारी जरूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरमेंट के दृष्टि हुए बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है? क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन और से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है।
मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन और बाहर भेज भेज करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो। इसलिए इस क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आज समय की मांग है। एक और सेक्टर मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल हम उसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं। अब क्या हम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बना सकते? मैं नहीं मानता हूं कि इतना कठिन काम है। हमारे लोगों में उतना सामर्थ्य है, कर सकते हैं। हम उस पर जोर दे सकते हैं क्या? हमें यह समझना ही होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्ध होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए, भाई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाजार में चीजें मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ये उपलब्ध हो और वो जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए, भाई बाहर वाले से तो ये हमारा अच्छा है, हमें ये लेना है। ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए जी, और ये फर्क नजर आना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं, होली है, गणेशोत्सव है, दीपावली है, इतनी सारी चीजें। इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट होता है, स्केल बहुत बड़ा होता है, और वो छोटे 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 लोगों की रोजी रोटी का अवसर देता है। लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगह बना ली है। अब ये पहले सारी चीजें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बहुत अच्छे ढंग से करते थे। अब समय बदलते हुए उसकी चीजों को बदलना चाहिए। पुराने ढर्रे में हम नहीं रह सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए। और जब मैं बहुत वोकल फॉर लोकल के लिए बोलता रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए ये खरीदना मतलब वोकल फॉर लोकल हो गया। भाई मैं दिवाली के दियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जी। थोड़ा नजर करें। मैंने एक छोटा सा विषय एक दिन रखा था। आप भी जो मेरे सेमिनार में है ना, एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने घर में सुबह से शाम तक जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें कितनी चीजें हैं जो आप भारत की उपयोग नहीं करते हैं और अनिवार्य रूप से विदेशी लेनी ही पड़ेगी, उसको अलग कीजिए। और फिर देखिए, आपको भी चौंक जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मैं ऑन बोर्ड लाना चाहता हूं। साथियों, एक और विषय है भारत में बने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग का। अब मैं तो देख रहा हूं हमारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट में दबाव से वोकल फॉर लोकल की बात नहीं बोलते हैं, मेक इन इंडिया की बात नहीं बोलते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो साथ साथ इसको भी बोलिए ना, क्या जाता है आपका तो माल बिकने वाला है। और इस देश में आज भी देश के प्रति भावना रखने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस विषय में कॉन्शियसली प्रयत्न करता है। लेकिन आप उसको एनकेज करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति के नाते तो सोचिए। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको लेकर आप खुद भी गर्व कीजिए और लोगों को भी गर्व करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपकी मेहनत निकम्मी नहीं है जी, आपके पास अच्छी चीजें हैं, लेकिन हिम्मत के साथ आप आइए, लोगों को बताइए कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है, हमारे लोगों के पसीने की महक है, उनको भावात्मक रूप से जोड़िए। और मैं चाहता हूं इसके लिए एक कॉमन ब्रांडिंग पर भी सोचा जा सकता है। सरकार और प्राइवेट पार्टी मिलकर के हम एक अच्छी सी चीज डेवलप कर सकते हैं। साथियों, हमारे प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रोडक्ट के लिए डेस्टिनेशन भी खोजने होंगे। हमें R&D पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपग्रेडेशन पर भी जोर देना होगा। अब जैसे आपको ये पता है कि साल 2023 को विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा।
अब स्वाभाविक है लोगों का आकर्षण मिलेट्स की तरफ बढ़ने वाला है। क्या भारत के मिलेट्स दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कुछ न कुछ पहुंचे, ये सपना हिंदुस्तानी का नहीं होना चाहिए? हमारा छोटा किसान हमें कितना आशीर्वाद देगा, और उसके लिए उस देश के जो टेस्ट है उस प्रकार से हमारे मिलेट को दिखना, उस प्रकार से हमारे मिलेट को वहां पहुंचाना, ये काम हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसको हमने करना चाहिए। आप जरूर इसमें सफल हो सकते हैं। दुनिया के बाजारों का स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और पैकेजिंग के लिए हमें अपनी मिलों को अभी से ही तैयार करना चाहिए। माइनिंग, कोल, डिफेंस, ये ऐसे सेक्टरों के खुलने के भी काफी नई संभावनाएं बनी हैं। क्या हम अभी से इन सेक्टर्स के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट के लिए कोई रणनीति बना सकते हैं? आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे और ग्लोबली कॉम्पीट भी करना होगा। साथियों, इस बजट में क्रेडिट फैसिलिटेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए एमएसएमईज को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने एमएसएमईज के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आरएएमपी प्रोग्राम भी अनाउंस किया है। बजट में लार्ज इंडस्ट्री और एमएसएमईज के लिए, किसानों के लिए नए रेलवे लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया गया है। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क के इंटीग्रेशन से स्मॉल एंटरप्राइज और रिमोट एरियाज की कनेक्टिविटी की दिक्कतों का समाधान होगा। हमें इस क्षेत्र में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विकसित करने हैं और इसमें भी आपका सक्रिय योगदान आवश्यक है। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम बजट का एक हिस्सा भी है, जो विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के लिए है। लेकिन इस कल्पना को हम देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसका भी एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में रिफॉर्म से हमारे एक्सपोर्ट को काफी बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपने वर्तमान एसईजेड की कार्यप्रणाली में किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं, इस बारे में आपके सुझाव अहम होंगे। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री को साथ लेकर एक के बाद एक जो लगातार रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई के लीजिए, दिसंबर 2021 तक इस टारगेट सेगमेंट में हम 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन को भी और जा चुके हैं, उसको पार कर चुके हैं। हमारी कई पीएलआई स्कीम्स इस समय इम्प्लीमेंटेशन के बहुत अहम चरण में हैं। आपके सुझाव इम्प्लीमेंटेशन को गति देने में सहायक होंगे। साथियों, भारत की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी में कंप्लायंस बर्डन बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर रहे हैं। पिछले साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया है। लाइसेंस के ऑटो रिन्यूअल की व्यवस्था शुरू की है। इसी तरह डिजिटाइजेशन से भी आज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्पीड और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। कंपनी सेटअप करने के लिए कॉमन स्पाइस फॉर्म से लेकर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम तक अब हर स्टेप पर आप हमारी डेवलपमेंट फ्रेंडली अप्रोच को महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें आपका ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए और रिसर्च बेस्ड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस वेबिनार में जो मंथन होगा उससे मेक इन इंडिया के मिशन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैं आप सबके सामने एक आग्रह करूंगा। देखिए, ये वेबिनार एक लोकतंत्र का एक वो रूप है जो शायद ही बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान लोगों का गया है। जनप्रतिनिधि बजट की चर्चा करें और बजट को आगे बढ़ाएं। सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडरशिप बजट के आधार पर कार्यक्रम बनाए। पहली बार मैं बजट प्रस्तुत करने के बाद 1 अप्रैल के पहले जो 2 महीने का समय मिल रहा है,
बजट के हर प्रावधान की चर्चा स्टेक होल्डर से कर रहा हूं। आपसे मैं सुझाव ले रहा हूं, आपकी भागीदारी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इम्प्लीमेंट करते समय फुल स्टॉप कॉमा इधर उधर हो जाता है तो फाइलें 6-6 महीने घूमती रहती है। मैं उस समय को बचाना चाहता हूं। आपको पता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि बजट है। उस बजट की लाइट में ऐसा करेंगे तो इतना फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो इतना फायदा होगा, ऐसा करें। आप अच्छे ऑल्टरनेट प्रैक्टिकल सुझाव दे सकते हैं। आज हम बजट कैसा हो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम बजट को कैसे लागू करें इसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सरलता हो, ज्यादा से ज्यादा आउटकम हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो, ये लक्ष्य को लेकर हमारी अगर चर्चा केंद्रित रहेगी। सरकार की तरफ से हम आपको ज्ञान देने के लिए वेबिनार नहीं है, ये वेबिनार आपसे सीखने के लिए है, आपसे समझने के लिए है और इसलिए सरकार की पूरी व्यवस्था आपको सुनने के लिए बैठी हुई है और उसी के आधार पर हम 1 अप्रैल से हमारे बजट को कैसे अच्छे तरीके से लागू करें ये हमें सोचना है। मैं कुछ उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा, आप क्या चुनौती ले सकते हैं क्या कि हमारे देश में फलानी चीज इंपोर्ट होती है, मैं 1 साल के भीतर भीतर ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि इस देश को फलानी चीज कभी भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं देश के 100 आइटम इंपोर्ट होती है, 2 आइटम कम करने का काम मैं करूंगा। कोई कहेगा 3 आइटम पूरी तरह भारत के मेक इन इंडिया वाले मैं कर दूंगा। हमारा सपना होना चाहिए। मैं एक किसान को जानता हूं जी, उस किसान ने तय किया कि 5 स्टार होटल में जो सब्जी आती है, मैंने तय किया कि मैं उस सब्जी को 5 स्टार होटल को छोटा टमाटर चाहिए, छोटी प्याज चाहिए, छोटे कॉर्न चाहिए, बोले मैं इसको बनाऊंगा लेकिन मेरे देश में और मैंने देखा वो पढ़ा लिखा किसान नहीं था, उसने मेहनत की, उसने लोगों की मदद ली और उसने वो चीजें दी तो हिंदुस्तान के 5 स्टार के होटलों ने उससे लेना शुरू किया। उनको भी पैसों में फायदा हुआ, देश को भी फायदा हुआ। क्या ये काम मेरे ये उद्योग जगत के लोग नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा ये, और इस देश का आप पर हक है, इस देश का आप पर हक है और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को मजबूत बनाने के लिए आपका उद्योग मजबूत हो ये हम चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट दुनिया भर में इज्जत कमाए ये हम चाहते हैं और इसलिए हम मिल बैठ करके करें, मिल बैठ करके आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपको निमंत्रित किया है, आपने समय दिया है, दिन भर ये समय ज्यादा फ्रूटफुल हो यही मेरी अपेक्षा रहेगी। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।